हेलो एवरीवन, वेलकम टू B2E ट्यूटोरियल्स। मेरा नाम है गरिमा और मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ क्लास 9th की बुक डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का चैप्टर नंबर 1, दैट इज़ व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। इस चैप्टर में हम ब्रॉडली ये पढ़ेंगे कि रियल मीनिंग जो है डेमोक्रेसी का वो क्या है और वाई डेमोक्रेसी, दैट इज़ हर एक कंट्री को डेमोक्रेटिक फॉर्मेट की ही क्यों ज़रूरत होनी चाहिए। और भी तो फॉर्म्स हैं गवर्नेंस के। ठीक है, इस चैप्टर को हम 2 पार्ट्स में कवर करेंगे। हाफ चैप्टर जो है वो फर्स्ट पार्ट में आएगा और सेकंड हाफ ऑफ चैप्टर हमारा सेकंड पार्ट में आएगा। तो आइए अब हम इसका सबसे पहले ओवरव्यू पढ़ लेते हैं। आप इसे लाइन बाय लाइन मेरे साथ स्टडी करिए। व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाट आर इट्स फीचर्स। दिस चैप्टर बिल्ड्स ऑन अ सिंपल डेफिनेशन ऑफ अ डेमोक्रेसी. Step by step we work out the meaning of the terms involved in this definition. The aim here is to understand clearly the bare minimum features of democratic form of government. After going through this chapter, we should be able to distinguish a democratic form of government from a non-democratic one. अब जब आप इस चैप्टर को पढ़ोगे तो जैसे जैसे ये चैप्टर बढ़ेगा आपको पता लगेगा कि रियल एसेंस, रियल मीनिंग क्या है डेमोक्रेसी का। और जब आप डेमोक्रेसी को असलियत में समझ जाएंगे कि वो क्या है तो आप डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में डिफरेंस ईजिली बता पाएंगे। Towards the end of this chapter, we step beyond the minimal objective and introduce a broader idea of democracy. Democracy is the most prevalent form of government in the world today and it's expanding to more countries. But why is it so? What makes it better than the other forms of government? This is the second big question we will take up in this chapter. आपने देखा होगा हमारे वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज हैं उसमें मैक्सिमम कंट्रीज में हमें डेमोक्रेसी मिलती है। ठीक है, हर कंट्री अपने आप को ये टर्म करती है कि हम एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। जैसे आप अपने इंडिया का ही एग्जांपल ले लोगे, आपको पता है इंडिया को द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी कहा जाता है। इंडिया में डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट प्रेवलेंट है। ऐसे ही इंडिया की तरह और भी बहुत कंट्रीज हैं जिनमें डेमोक्रेसी है। तो एंड इट इज़ एक्सपेंडिंग टू मोर कंट्रीज। और भी बाकी कंट्रीज हैं जिनमें पहले कोई और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का रूल हुआ करता था, वो भी अब धीरे धीरे डेमोक्रेसी में आ रही है। पर क्यों आ रही है, डेमोक्रेसी में ही क्यों आ रही है? ऐसा क्या है डेमोक्रेसी में कि हर कोई कंट्री चाहती है कि उसकी कंट्री डेमोक्रेटिक बने? व्हाट मेक्स इट बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट? ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन है जो हम इस चैप्टर में लेंगे। ओके, व्हाट इज डेमोक्रेसी? अब हम इसमें ये पढ़ेंगे। इसमें आपको मेनली आपका पुराना यही काम है कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो आपको डिफरेंसेस लग रहे हैं वो बताएं। इस चैप्टर को अच्छे से स्टडी करने के लिए आपको ये जो कॉन्वर्सेशन है बिटवीन द टीचर्स एंड द स्टूडेंट्स, ये आपको पढ़नी पड़ेगी। इसको पढ़ के आपको ये पता लगेगा कि हमें डेमोक्रेसी की डेफिनेशन ही जानने की क्यों ज़रूरत है और आगे हम उसके बारे में कैसे स्टडी करेंगे। तो आइए अब हम इस कॉन्वर्सेशन को पढ़ते हैं। सबसे पहले मेरी, मैम, I don't like this idea. First we spend time in discussing democracy and then we want to find out the meaning of democracy. I mean, logically we shouldn't have approached it other way around. Shouldn't the meaning have come first and then the example? इसमें मैरी मैम से ये क्वेश्चन पूछ रही है कि मैम पहले चैप्टर्स से हम तो ये पढ़ते हैं कि डेमोक्रेसी क्या होती है, डेमोक्रेसी क्या होती है, और अब हम उनसे ये पूछ रहे हैं कि बताओ हमें कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए था कि पहले हमें ये बताई जाए कि डेमोक्रेसी की डेफिनेशन क्या है और फिर हम ये पता करें कि डेमोक्रेसी होती क्या है। अब उनकी मैम है लिंडो मैम, वो उनकी कॉन्वर्सेशन हम आगे स्टडी करेंगे। आई कैन सी योर पॉइंट बट दैट इज नॉट हाउ वी रीजन इन एवरीडे लाइफ. वी यूज वर्ड्स लाइक पेन, रेन और लव. डू वी वेट टू हैव अ डेफिनेशन of these words before we use them? Come to think of it, we do have a clear definition of these words, but it is only by using a word that we understand its meaning. अब उनकी मैम उन्हें ये कह रही है कि आप डे टू डे लाइफ में ऐसे तो नहीं अप्रोच करते किसी चीज़ को समझने के लिए। अब जैसे हमारे पास पेन होता है, रेन है और लव। आप पेन का ही एग्जांपल ले लो। आप किसी पेन को जब यूज़ करते हो तो आप उसको पहले पेन की डेफिनेशन पर पता करोगे कि पेन किस लिए यूज़ होता है, क्यों यूज़ होता है, इसके बारे में स्टडी करोगे। उसकी डेफिनेशन जानने की ज़रूरत तो नहीं है आपको कि आपको पेन को यूज़ करना है, उससे पहले आप उसकी डेफिनेशन पढ़ो। ठीक है, आगे मैरी, बट वाई डू वी नीड डेफिनेशंस एट ऑल? लिंडो मैम, वी नीड अ डेफिनेशन ओनली व्हेन वी कम अक्रॉस अ डिफिकल्टी टू यूज अ वर्ड. We need a definition of rain only when we wish to distinguish it from, say, drizzle, cloudburst.
The same is true for democracy. We need a clear definition only because people use it for different purposes, because very different kinds of governments call themselves democracy. अब मैरी उनसे ये सवाल पूछती है कि हमें डेमोक्रेसी की डेफिनेशन की ज़रूरत क्यों है, तो उनकी मैम उन्हें ये बोलती है कि हमें डेफिनेशन की ज़रूरत कभी कभी इसलिए हो जाती है ताकि हम उसको डिस्टिंग्विश कर सकें दूसरी चीज़ों से. जैसे आपको रेन की डेफिनेशन क्यों ज़रूरी है, ताकि आप उसे बूंदाबांदी, ड्रिजल, क्लाउड बर्स्ट और से डिफ्रेंशिएट कर सको. ठीक है, वैसे ही डेमोक्रेसी की ज़रूरत हमें क्यों है, क्योंकि कुछ कंट्रीज़ में ऐसा होता है वो अपने आप को डेमोक्रेसी तो कहती हैं, लेकिन उसमें एक्चुअली जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की डेफिनेशन है, मतलब जो असलियत है डेमोक्रेसी की, वो चीज़ फॉलो नहीं होती है. वो अपने आप को डेमोक्रेसी का टैग दे देते हैं, लेकिन वहाँ पे सिर्फ इलेक्शंस के अलावा कुछ नहीं होता. बाकी जो रूल है, जो गवर्नमेंट फॉर्म होती है, वो अपनी मर्जियाँ कर देती है. तो आप उसको डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहेंगे या नहीं, इसके बारे में हमें जानने के लिए उसकी डेफिनेशन पता होनी ज़रूरी है. रिब्यांग, why do we need to work on a definition? The other day you quoted Abraham Lincoln to us. Democracy is a government of people, by the people and for the people. We in Meghalaya always ruled ourselves. That is accepted by everyone. Why do we need to change that? अब जितने भी सारे स्टूडेंट्स हैं क्लास में, उनका यही सब सवाल उठ रहा है कि हमें डेमोक्रेसी की डेफिनेशन जानने की ज़रूरत क्या है. उनकी मैम ने उन्हें एक बार ये बताया था कि डेमोक्रेसी क्या है. डेमोक्रेसी इज़ ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल. लोगों के द्वारा, लोगों के लिए हमारी जो डेमोक्रेसी है वो है. ठीक है, अब उसका जवाब मैम देती है, आई एम नॉट सेइंग दैट वी नीड टू चेंज इट. आई टू फाइंड दिस डेफिनेशन ब्यूटिफुल. आपने पढ़ा होगा डेमोक्रेसी की हमेशा यही डेफिनेशन दी जाती है. डेमोक्रेसी क्या है? ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल. अब आगे हम इसे पढ़ेंगे. बट वी डोंट नो if it is the best way of defining unless we think ourselves. We must not accept something just because it is famous, just because everyone accepts it. अब जो रिब्यांग है वो मैम से ये पूछ रहा है कि हमें डेफिनेशन की ज़रूरत क्या है, जब आपने हमें ये बता दिया था कि अब्राहम लिंकन जो थे उन्होंने बोला कि डेमोक्रेसी इज़ ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल. तो मैम ने उन्हें ये कहा कि हम इस डेफिनेशन को इसलिए नहीं एक्सेप्ट कर सकते कि बाकी लोग भी इसे एक्सेप्ट कर रहे हैं. हमें इसके बारे में सोचना ज़रूरी है कि क्या जो डेफिनेशन फेमस हो रखी है डेमोक्रेसी के लिए वो सही है भी या नहीं. ठीक है, योलांडा, मैम कैन आई सजेस्ट समथिंग? वी डोंट नीड टू लुक फॉर एनी डेफिनेशन. I read somewhere that the word democracy comes from a Greek word demokratia. In Greek, demos means the people and kratia means rule. So democracy is rule by the people. This is the correct meaning. Why there is a need to debate? अब जो है उनकी क्लास की स्टूडेंट योलांडा ने तो ये बोल दिया कि मैम डेमोक्रेसी जो है ये पुराने टाइम से इस वर्ड से मिला था. डेमोक्रेशिया एक ग्रीक वर्ड है, उससे हमें डेमोक्रेसी का जो वर्ड है वो हमें मिला है, जिसमें ग्रीक में डेमोस का मतलब होता है पीपल और क्रेशिया का मतलब होता है रूल. तो अब हमें इसकी डेफिनेशन की क्या ज़रूरत है? अब आप मेरे को खुद सोच के ये बताओ कि सिर्फ इतनी बात है कि डेमोक्रेशिया हमें ग्रीक वर्ड से मिला है, आप ये मेरे को बता सकते हो कि डेमोक्रेसी की डेफिनेशन क्या है? नहीं ना. जब तक आप असलियत में नहीं जानोगे कि डेमोक्रेसी क्या है, तो उसके अलावा आप बता पाओगे कि हमारी डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ये है और नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ये है. तो मतलब अगर कोई आपसे पूछ लेगा डेमोक्रेसी क्या है, तो आप उसको क्या यही वाली डेफिनेशन चिपका दोगे? ऐसा नहीं है. इसीलिए अब उसका मैम आगे जवाब देती है, लिंडो मैडम, दिस इज ऑल्सो वेरी हेल्पफुल वे ऑफ थिंकिंग अबाउट दिस मैटर. आई वुड जस्ट से दैट दिस डज नॉट ऑलवेज वर्क. A word does not remain light to its origin. Just think of computers. Originally they were used for computing, that is say calculating. It is very difficult mathematical sums. These were very powerful calculators, but nowadays few people use the computers for computing sums. It is used for writing, designing, listening music, watching films. Words remains the same, but their meaning can change with time. In that case, it is not very useful to look at the origins of the word. अब जो स्टूडेंट उसका नाम है योलांडा, उसने आगे डेफिनेशन दी. उसका मैम ये कह रही कि डेफिनेशन जो है वो ठीक है कि हम जान सकते हैं कि डेफिनेशन में क्या है, लेकिन हम हमेशा टर्म है उसको डेफिनेशन के मतलब में नहीं देखेंगे कि ये डेमोक्रेसी, सपोज डेमोक्रेसी है, ये वर्ड हमारा ग्रीक वर्ड से निकला है, उसकी ओरिजिन क्या है, हमेशा उस बेसिस पे स्टडी नहीं करेंगे. जैसे जैसे वक्त बढ़ता है वैसे वैसे एक वर्ड की डेफिनेशन उस वक्त के साथ बदलती रहती है, ब्रॉड होती रहती है, उसमें चेंजेस आते रहते हैं.
ठीक है। जैसे अब इसमें उनकी मैम ने कंप्यूटर्स का एग्जांपल दिया है। पहले कंप्यूटर सिर्फ कैलकुलेशन पर्पस के लिए यूज होते थे, मैथमेटिकल सम सॉल्व करने के लिए। आगे जाके अब जैसे जैसे आप देखते हो, अभी आपके कंप्यूटर में आप क्या कर सकते हो, उसमें लिख सकते हो, डिजाइनिंग कर सकते हो, फिल्म्स देख सकते हो, म्यूजिक सुन सकते हो, गेम्स खेल सकते हो। अब कंप्यूटर्स की जैसे जैसे टाइम बढ़ा, कंप्यूटर्स भी ब्रॉड होते गए ना, वैसे वैसे अगर हम पुरानी डेफिनेशन पे ही चिपके रहते हैं कि नहीं मैम कंप्यूटर्स के मतलब क्या है, कंप्यूटर मतलब है कि आप उसमें कैलकुलेशन कर रहे हो, तो उससे क्या आपको पता लग रहा है कि कंप्यूटर्स की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है। जैसे जैसे टाइम बढ़ा वैसे वैसे कंप्यूटर्स की डेफिनेशन भी तो बदलती रही। वैसे इसी तरह से डेमोक्रेसी की ओरिजिन तो जाननी भी ठीक है, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ा डेमोक्रेसी में क्या चेंजेस आए और लोगों की ज़रूरत के हिसाब से उसको कैसे अपने आप को ढालना है उसके बारे में भी पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है। मैरी मैम, सो बेसिकली व्हाट आर यू सेइंग दैट देयर इज़ नो शॉर्टकट टू आर थिंकिंग अबाउट द मैटर आवरसेल्व्स, वी हैव टू थिंक अबाउट इट्स मीनिंग एंड इन्वॉल्व अ डेफिनेशन। यू लिंडो मैम, यू गॉट मी राइट, लेट अस गेट ऑन विद इट नाउ। अब मैरी मैम को बोलते हैं कि हाँ मैम, अब हमको आपकी बात से ये समझ आ गया कि कोई शॉर्टकट नहीं है डेमोक्रेसी की डेफिनेशन जानने का, हम इसको अच्छे से डिटेल में स्टडी करेंगे आगे। ठीक है। अ सिंपल डेफिनेशन। लेट अस गेट बैक टू आवर डिस्कशन ऑन द सिमिलैरिटीज एंड द डिफरेंसेस अमंग द गवर्नमेंट्स दैट आर कॉल्ड डेमोक्रेसीज। One simple factor of the common to all democracies, the government is chosen by the people. अब आपसे अगर कोई डेमोक्रेसी की डेफिनेशन बोलेगा तो सबसे पहला फैक्टर जो उसका क्या है कि डेमोक्रेसी में क्या होता है, इट इज़ चोजन बाय द पीपल। वी कुड दस स्टार्ट विद अ सिंपल डेफिनेशन, डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। ठीक है। इसमें आपको पता लग गया कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब क्या हो गया। सबसे पहला फैक्टर क्या है कि वो लोगों द्वारा वोट से चूज करी जाती है। वोट होते हैं, इलेक्शंस होते हैं कंट्री में, उसके बाद हमारी डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनती है। ठीक है। दिस इज अ स्टार्टिंग पॉइंट। दिस डेफिनेशन अलाउज अस टू सेपरेट द डेमोक्रेसी फ्रॉम फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट दैट क्लियरली आर नॉन डेमोक्रेटिक। अब मुझे ये बताओ, एग्जाम्पल ले लेते हैं हम मोनार्की का। मोनार्की में क्या होता है, किंग रूल होता है, किंग और क्वीन का रूल होता है। अब किंग और क्वीन जो बनते हैं उनको क्या कॉमन, उनकी जो प्रजा होती है पीपल, वो सेलेक्ट करते हैं? नहीं करते ना। उनका क्या है, हायर्स बनते हैं आगे। जैसे जो किंग है उसका बेटा या उसके रिलेशन में, उसको आपने तो नहीं चुना, उसको किंग ने चुना, उसकी खुद की मर्जी चली, तो वो डेमोक्रेसी हुई? वो नहीं हुई। अब डेमोक्रेसी में हमें क्या बताया गया कि डेमोक्रेसी में क्या है, जो रूलर्स हैं हमारे रूलर्स हैं, दे आर इलेक्टेड बाय द पीपल। अब आपको सबसे पहली चीज़ पता लगी, डेमोक्रेसी है तो पीपल का रूल आ गया। तो आप डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हो कि डेमोक्रेसी क्या है और मोनार्की क्या है। ठीक है। अब देखो, इसमें जिस जिस कंट्री का नाम लिया जाएगा हम उसको मैप पे भी लोकेट करेंगे, इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि वो कंट्री कहाँ है। ठीक है। नहीं तो मैं ऐसे ही आपको कंट्री का नाम लेते रहोगे और आप सोचते रहोगे कि हाँ भाई जैसे म्यांमार है, ये कंट्री है, हाँ ऐसी कोई कंट्री की बात हो रही है। ठीक है। तो जो सबसे पहले हम इसमें म्यांमार की बात करें हैं, दिस इज अ यूजफुल स्टार्टिंग पॉइंट। दिस डेफिनेशन अलाउज अस टू सेपरेट द डेमोक्रेसी फॉर अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट आर क्लियरली नॉन डेमोक्रेटिक। The army rulers of Myanmar were not elected by the people. Those who happened to be in control of the army became the rulers of the country. People had no say in the decision. म्यांमार की कंडीशन हमें यहाँ पे बताई गई है। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा म्यांमार कहाँ पे पड़ता है। ये हमारा वर्ल्ड मैप है, ये हमारा एशिया का कॉन्टिनेंट है। ठीक है। अब इसको हम जूम करेंगे तो ये देखिए इंडिया के साइड में ये है हमारा म्यांमार, ये दिख रहा है। बांग्लादेश के साइड में इंडिया का भी इससे बॉर्डर लगता है, ये हमारा म्यांमार है। फाइन। अब म्यांमार में क्या था, आर्मी रूल हुआ करता था वहाँ पे। अब आर्मी रूलर्स जो थे वो पीपल द्वारा इलेक्ट नहीं हुए थे, तो जो वहाँ पे कंट्री थी वो आर्मी के कंट्रोल में थी। और जो रूलर्स बनते थे ना वो भी आर्मी ही बनाती थी, आर्मी के मेंबर्स ही बनाते थे, लोगों का उसमें कोई डिसीजन नहीं था। सेकंड हमारे पास है, डिक्टेटर्स लाइक पिनोशे चिले आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल। दिस इज ऑल्सो अप्लाइड टू मोनार्कीज। द किंग्स ऑफ द सऊदी अरेबिया रूल नॉट बिकॉज पीपल हैव चोजन देम टू डू सो बट बिकॉज दे हैपन टू बी बॉर्न इन अ रॉयल फैमिली। अब इसमें दो कंट्रीज का नाम लिया है। सबसे पहले हमारे पास है चिले।
इसमें हम पहले चिले को लोकेट करेंगे। तो हमने अपनी बुक में 2 कंट्रीज़ की बात करी, सबसे पहले थी सऊदी अरेबिया एंड देन चिले। तो सबसे पहले चिले की बात हुई थी जिनका लीडर था पिनोशे। ये है चिले, साउथ अमेरिका में, ये दिख रही है आपको, ये चिले है। यहाँ का रूलर जो था वो पिनोशे था। अब सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया भी जो है वो एशियन कॉन्टिनेंट में है। दिस इज सऊदी अरेबिया, ठीक है। सऊदी अरेबिया में आप जानते हो किंग रूल है, ठीक है, किंग रूल है। अब किंग रूल कैसा है, वो भी मोनार्की सिस्टम ही है। मोनार्की सिस्टम में किंग रूल कैसा होता है, हायर्स होते हैं, क्योंकि वो एक रॉयल फैमिली में पैदा हुए इसलिए उनको आगे किंग बना दिया जाता है। चिले में भी ऐसा रूल था जिसमें जो लीडर था उनका पिनोशे, उसको भी लोगों द्वारा इलेक्ट नहीं किया गया था। सऊदी अरेबिया में उन्होंने ये कहा है कि सऊदी अरेबिया में जो है किंग्स का रूल है, उसमें भी लोगों ने उनको नहीं इलेक्ट किया है, बट क्योंकि वो रॉयल फैमिली में पैदा हुए हैं इसलिए उनको रूल करने का राइट मिल गया है। तो अब वो सऊदी अरेबिया में कैसी गवर्नमेंट हुई, मोनार्की। दिस सिंपल डेफिनेशन इज नॉट एडिक्वेट। इट रिमाइंड्स अस दैट द डेमोक्रेसी इज द पीपल्स रूल, but if we use the definition in an unthinking manner, we would end up calling almost every government that holds an election a democracy. अब उसमें उन्होंने ये कहा है कि ये सिंपल डेफिनेशन ही काफ़ी नहीं है। अगर आप सीधा ये बोल दोगे कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है, लोगों द्वारा इलेक्ट करी हुई, विच इज़ इलेक्टेड बाय पीपल, तो ये काफ़ी नहीं है, क्योंकि ऐसे तो फिर हर कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री होगी जिसमें इलेक्शंस होते हैं। अब अगर हम इसमें रशिया का एग्जाम्पल ले लेंगे, रशिया में आपने देखा है हमेशा आपको एक ही लीडर मिलता है, व्लादिमीर पुतिन प्रेसिडेंट होते हैं जो उनके। रशिया में इलेक्शंस होते हैं, ज़रूर होते हैं, लेकिन उसमें आप जो रूल है जो है वो हमेशा व्लादिमीर पुतिन का ही होता है। तो क्या आप कहोगे कि रशिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है? नहीं, दैट वुड बी वेरी मिसलीडिंग। एज वी शैल फाइंड in chapter 3, every government in the contemporary world wants to call it a democracy, even if it is not so. अब हम इस चैप्टर में ये स्टडी करेंगे कि सारी कंट्रीज चाहती तो हैं कि उनको डेमोक्रेसी कहा जाए, लेकिन असलियत में वो होती नहीं है। चाइना है, रशिया है, साउथ कोरिया तो नहीं, शायद नॉर्थ कोरिया में ज़रूर, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जिनमें आपको ये सारे मिलेंगे। दैट इज़ वाई वी नीड टू केयरफुली डिस्टिंग्विश बिटवीन अ गवर्नमेंट दैट इज़ अ डेमोक्रेसी एंड वन दैट प्रिटेंड्स टू बी वन। वी कैन डू सो बाय अंडरस्टैंडिंग ईच वर्ड इन दिस डेफिनेशन केयरफुली एंड स्पेलिंग आउट द फीचर्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब इसी वजह से, ताकि हम एक डिस्टिंग्विश कर पाएँ कि असल डेमोक्रेटिक कंट्री क्या है, डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, और वो जो कंट्री जो डेमोक्रेटिक होने का नाटक कर रही है उनमें फ़र्क क्या है। ये देखिए, इसमें आपको डेमोक्रेसी से रिलेटेड कुछ कार्टून्स वगैरह भी हैं। फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, अब हम पढ़ेंगे फीचर्स क्या है हमारी डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के। सबसे पहला क्या था, इलेक्शंस होते हैं उसमें। We have started a simple definition. Democracy is a form of government in which the rulers are elected by the people. अभी जो मैंने आपको बोला क्या होते हैं, इलेक्शंस होते हैं। अब इससे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस रेज हो जाते हैं। Who are the rulers in this definition? Which officials must be elected for any government to be called a democracy? Which decisions may be taken by the non-elected officials in a democracy? अब हमने ये लाइन तो बोल दी, डेमोक्रेसी क्या है, which is elected by the people। अब किसको इलेक्ट करना है, रूलर्स कौन से होने चाहिए जिनकी अगर गवर्नमेंट बनाएंगे तो उसे हम डेमोक्रेसी कह देंगे, और जो नहीं बने उनका क्या काम है डेमोक्रेसी में, ठीक है। अब जैसे इंडिया का एग्जांपल ले लो, इंडिया में बीजेपी है, रूल कर रही है। आपको कैसे पता कि बीजेपी में आपने मोदी को वोट देना और मोदी को ही रूलर बनाएंगे, तभी वो जो गवर्नमेंट बनाएगा वो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी। और कांग्रेस जैसी जो दूसरी हमारी ऑपोजिशन पार्टीज हैं, उनका क्या रोल है डेमोक्रेसी में। तो हमें ये भी हमारा एक फीचर है जिसको हमने जानना है डेमोक्रेसी के अंदर। सेकंड है, व्हाट काइंड ऑफ इलेक्शंस कॉन्स्टिट्यूट अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन, व्हाट कंडीशंस मस्ट बी फुलफिल्ड फॉर एन इलेक्शन टू बी कंसीडर्ड। अब सीधा अगर आप ये बोल दोगे कि इलेक्शंस हो रहे हैं जहाँ पे वो कंट्री एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो वो काफ़ी होएगा। कैसे इलेक्शंस होने चाहिए वहाँ पे, क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए इलेक्शंस की। हमारे यहाँ पे है ना, ऐसा तो नहीं है कि आप छोटा सा कोई 2.5 साल का बच्चा जाके वोट दे के आ जाएगा, जी मैं तो इलेक्शंस में वोट दे के आ गया। हमारे पास क्या क्राइटेरिया, 18+ का, किससे, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के अंडर। ये आपने पढ़ा होगा, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, जिससे हमें 18+ के लोगों को वोट करने का अधिकार मिला था। इलेक्शंस कैसे होने चाहिए, किसको वोट देने आना चाहिए कि वो डेमोक्रेसी कहलाएगी, ये भी एक क्वेश्चन है हमारे पास। हु आर द पीपल हु कैन इलेक्ट द रूलर्स एंड गेट इलेक्टेड एज द रूलर्स
Should it include every citizen on an equal basis? Can a democracy deny some citizens this right? कौन से ऐसे रूलर्स है जिनको इलेक्ट करेंगे तो हम वो डेमोक्रेटिक कंट्री के लाएगी, और उन रूलर्स को इलेक्ट कैसे करना है हमें? हर एक जो सिटीजन है उसको इक्वल बेसिस पे मिलता है? नहीं, 18+ को मिलता है। ऐसा तो नहीं है कि सबको राइट मिल रहा है। और क्या हर कोई इलेक्शंस में खड़ा हो सकता है अपने आप को रूलर कहने के लिए? इसके बारे में भी हमें स्टडी करना ज़रूरी है। क्या सारे लोगों को राइट है या नहीं है, ये भी हमें डेमोक्रेसी बताएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, फाइनली what kind of a form of government is democracy? Can elected rulers do whatever they want in a democracy, or must a democratic function with some limits? Is it necessary for a democracy to respect some rights of the citizens? आज हम गवर्नमेंट बना रहे हैं तो डेमोक्रेसी कैसी गवर्नमेंट होएगी? क्या जो रूलर्स इलेक्ट हुए हैं, जो गवर्नमेंट फॉर्म हुई है, उसको क्या पूरा कंप्लीट राइट है कि वो अपनी मर्जी कुछ भी अपनी मर्जी से कर सकती है? ठीक है, या उन पे कुछ लिमिट्स हैं, या वो फ्री है, या वो अपनी मर्जियाँ कर सकते हैं, उनको कंसीडर करने पड़ेंगे राइट्स ऑफ सिटीजन्स। डेमोक्रेसी में हम इस सब के बारे में भी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, लेट अस कंसीडर ईच ऑफ दीज क्वेश्चंस विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स। मेजर डिसीजंस बाय द इलेक्टेड लीडर्स इन पाकिस्तान तो आपको पता है कहाँ पे पड़ता है, ये तो मैं आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। In Pakistan, General Pervez Musharraf led a military coup in October 1999. He overthrew a democratically elected government and declared himself the chief executive of the country. Later, he changed his designation to president. In 2002, he held a referendum in the country that granted him a 5 years extension. Pakistani media, human rights organizations, and democracy activists said that the referendum was based on malpractices and fraud. In August 2002, he issued a legal framework order that amended the Constitution of Pakistan. According to this order, the President can dismiss the national and provincial assemblies. The work of the civilian cabinet is supervised by a National Security Council which is dominated by military officers. After passing this law, elections were held to the national and provincial assemblies. So Pakistan had elections, elected representatives have some powers, but final power rested with the military officers and General Pervez Musharraf. ये हमने पूरी पाकिस्तान की कहानी पढ़ी, अब मैं आपको बताती हूँ उसमें क्या है। अक्टूबर 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ थे पाकिस्तान में। ठीक है, उन्होंने क्या किया, मिलिट्री कूप के द्वारा जो वहाँ पे इलेक्टेड गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी ना, उसको बाहर निकाल फेंक दिया, हटा दिया उसको पावर से, और अपने आप को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री घोषित कर दिया कि मैं लीडर हूँ इस कंट्री का। ठीक है, लेटर चेंज हिज डेजिग्नेशन टू द प्रेसिडेंट। पहले उसने कहा कि मैं चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को निकाल फेंका कि अब आप रूल नहीं करोगे, मेरा रूल है। उसके बाद उन्होंने अपने आप को प्रेसिडेंट घोषित कर दिया। फिर 2002 में एक रेफरेंडम हुआ जिसमें उन्होंने अपने आप को 5 इयर्स की एक्सटेंशन दे दी कि मैं जो हूँ 5 साल तक और इस कंट्री का प्रेसिडेंट रहूँगा। 5 साल तक उस कंट्री में कोई इलेक्शंस नहीं हुए। अब उन्होंने क्या कहा कि जो पाकिस्तानी मीडिया थी, ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशंस थी, और जो डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट जिनको पता है कि डेमोक्रेसी में क्या है, उन सब ने कहा कि ये जो रेफरेंडम हुआ था ना, ये फ्रॉड था, इसमें कोई सच्चाई नहीं थी, किसी की सहमति। अब रेफरेंडम जो होते हैं ना, रेफरेंडम में कंट्री की जो पॉपुलेशन होती है ना, उससे भी पूछा जाता है कि ये जब जो हो रहा है जो तुम्हें मंजूर है या नहीं है। तो जो हमारे ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन से और जो पाकिस्तानी मीडिया थी, उन्होंने कहा कि ये जो रेफरेंडम हुआ ना, इसमें बहुत ही गलत काम थे और फ्रॉड हुआ, इसलिए ये जो रेफरेंडम है ये गलत है। In August 2002, he issued a legal framework order that amended the Constitution of Pakistan. अब जब वो प्रेसिडेंट बन गया था कंट्री का, तो उसने अपने आप को ये पावर दे दी, उसने एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर इशू किया जिससे वो पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता था। अब आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन क्या होती है? कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें लोगों के लिए, गवर्नमेंट के लिए कंट्री कैसे चलेगी उसके बारे में रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए होते हैं। ठीक है, According to this order, the president can dismiss the national and the provincial assemblies. इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग उसने अपने आप को ये पावर दे दी कि वो नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज को
जो है वो डिसमिस कर सकता है स्टेट लेवल पे और जो नेशनल लेवल पे जो जो असेंबलीज चल रही हैं, जो जो गवर्नमेंट्स वगैरह जो भी हैं, उन सबको वो डिसमिस कर सकता है, खारिज कर सकता है. द वर्क ऑफ द सिविलियन कैबिनेट इज सुपरवाइज्ड बाय द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल विच इज़ डोमिनेटेड बाय मिलिट्री ऑफिसर्स. जो उसकी कैबिनेट थी ना, जैसे हमारी गवर्नमेंट होती है हमारे इंडिया में, हम एग्जांपल ले लेते हैं इंडियन गवर्नमेंट में. अभी हमारी प्रेजेंट इलेक्टेड गवर्नमेंट किसकी है? बीजेपी की है. अब बीजेपी की अपनी कैबिनेट है जिसमें हमारे पास जो हैं मिनिस्टर्स बैठते हैं, जिसको आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहते हो. ठीक है, ये जो है ये कंट्री के लिए, अब आप देखोगे इन्होंने अलग अलग डिपार्टमेंट संभाले हुए हैं. अब रिसेंट कोरोना चल रहा है हमारे टाइम पे, तो उसी से रिलेटेड आपने देखा होगा डॉक्टर हर्षवर्धन. वो कौन है? हमारे हेल्थ मिनिस्टर है. ऐसे ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में अलग अलग डिपार्टमेंट संभालते हैं हमारे मिनिस्टर्स. अब हमारे में तो ये जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसी के जो मेंबर्स होते हैं उसी के वो सब चुन के आते हैं. उन्होंने क्या किया, प्रेसिडेंट ने जो उनकी कैबिनेट थी ना, वो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सुपरवाइज करता था उसे. उसमें कौन थे? सारे मिलिट्री ऑफिसर्स थे. मतलब इनडायरेक्टली पाकिस्तान की कंट्री में वो धीरे धीरे करके परवेज मुशर्रफ ने क्या किया, मिलिट्री का रूल घुसाना शुरू कर दिया. अभी भी अगर आप देखोगे ना, पाकिस्तान में जितने भी इलेक्शंस होते हैं उसमें से जो मैक्सिमम से जो है वो मिलिट्री ऑफिसर्स का ही है. अभी भी कहा जाता है कि जो पाकिस्तान में नो डाउट इलेक्शंस होते हैं, पार्टीज खड़ी होती हैं, लेकिन फिर भी आर्मी का बैक उसमें हमेशा रहती है. आर्मी हमेशा सपोर्ट करती है उन इलेक्शंस को, और कहा जाता है कि वही जो लीडर्स बनते हैं उन्हीं के द्वारा इलेक्ट होते हैं. आफ्टर पासिंग दिस लॉ इलेक्शंस वर हेल्ड After passing this law, elections were held national and provincial assemblies. So Pakistan had elections, elected representatives have some powers, but the final power rested with the military officers and General Pervez Musharraf. अब जब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करके ऑर्डर पास किया जिससे उन्होंने नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज को डिसमिस कर दिया था, उसके बाद नो डाउट इलेक्शंस होते थे. नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज के लिए इलेक्शंस होते थे, रिप्रेजेंटेटिव्स भी इलेक्टेड थे. मतलब लोग उनको वोट देके इलेक्ट ज़रूर करते थे, लेकिन उनके पास कुछ नॉर्मल छोटी मोटी पावर होती थी. जैसे अभी हमारी कंट्रीज़ में सीएम के पास तो बहुत ज़्यादा पावर्स होती है ना, एक स्टेट को गवर्न करने के लिए सीएम के पास ही पावर होती है. लेकिन वहाँ पे क्या था, इलेक्शन नो डाउट होते थे, रिप्रेजेंटेटिव्स भी होते थे, पर उनको बहुत छोटी छोटी पावर्स दी हुई थी. और जो सब फाइनल पावर थी वो इनके पास थी, मिलिट्री ऑफिसर्स और जनरल परवेज मुशर्रफ के पास थी. फाइन. Clearly, there are many reasons why Pakistan under the General Musharraf should not be called a democracy. अब इस पूरी स्टोरी को, पाकिस्तान की पूरी स्टोरी को आपको पढ़ के कहीं पे भी ऐसा लगा कि इस कंट्री को हम एक डेमोक्रेसी कह सकते हैं? नहीं. क्यों? क्योंकि सबसे पहले उन्होंने क्या किया, डेमोक्रेटिकली फॉर्म से जो गवर्नमेंट वहाँ पे थी उसको निकाल फेंका बाहर और मिलिट्री रूल आ गया. फिर उन्होंने अपने आप को प्रेसिडेंट घोषित कर दिया. प्रेसिडेंट घोषित करने के बाद उन्होंने ऑर्डर पास करके कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कर दिया और कहा जितनी भी प्रोविंशियल और नेशनल असेंबलीज हैं उनको डिसमिस कर दिया. फिर इलेक्शंस तो हुए, इलेक्शंस होने भी दिए, रिप्रेजेंटेटिव्स भी बने, लेकिन पावर किसके हाथ में थी? मिलिट्री ऑफिसर्स के हाथ में थी. और जो उनकी मेन कैबिनेट थी उसमें इलेक्टेड लीडर्स की जगह कौन ज़्यादा थे? मिलिट्री ऑफिसर्स ज़्यादा थे. अब इसमें सारा काम किसने किया? मिलिट्री ने किया और परवेज मुशर्रफ ने किया. डेमोक्रेसी में ऐसा होता है? नहीं है. क्यों? हमारे यहाँ पे एग्जाम्पल फिर से हम लेंगे बीजेपी का. पीएम मोदी हमारे प्राइम मिनिस्टर है, उनके पास अपनी कैबिनेट है. स्टेट गवर्नमेंट है हमारे पास, अलग अलग स्टेट्स हैं, उसमें उनकी खुद की गवर्नमेंट बड़ी हुई है. स्टेट्स के डिसीजंस जो है वो उनके सीएम लेते हैं. फाइनल अथॉरिटी नो डाउट हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है, लेकिन स्टेट को भी पूरी लिबर्टी है कि वो अपनी स्टेट के भलाई के लिए डिसीजंस ले सकती है. ऐसा कुछ पाकिस्तान में उस टाइम पे हुआ नहीं हुआ, इसलिए पाकिस्तान को हम डेमोक्रेसी नहीं कहेंगे. Not quite. People may have elected their representatives through the national and provincial assemblies, but those elected representatives were not really rulers. They cannot take the final decisions.
अब हम वही पढ़ रहे हैं कि हम उसे डेमोक्रेसी क्यों नहीं कहते, क्योंकि नो डाउट वहाँ पे इलेक्शंस हुए, वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव्स निकले, लोगों ने इलेक्ट करके अपने लीडर्स खड़े किए, लेकिन उनके पास पावर्स ही नहीं थी रूल्स बनाने की। फाइनल पावर किसके पास थी? जनरल मुशर्रफ के पास थी। द पावर टू टेक द फाइनल डिसीजंस रेस्टेड विद आर्मी ऑफिशियल्स एंड विद जनरल मुशर्रफ एंड नन ऑफ देम वर इलेक्टेड बाय द पीपल। अब उनको तो नहीं इलेक्ट किया था लोगों ने, तो ये हमारी डेमोक्रेसी हुई? नहीं हुई। दिस हैपन्स इन मेनी डिक्टेटरशिप्स एंड मोनार्कीज। डिक्टेटरशिप्स और मोनार्कीज में भी यही होता है कि सिंगल एक पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन का हमारे पास रूल आ जाता है, जिनको ना लोग इलेक्ट करते हैं, वो अपनी मर्जी से इलेक्ट होते रहते हैं और अपनी मर्जी से ही डिसीजंस लेते रहते हैं कंट्री के। They formally have an elected parliament and the government, but the real power is with those who are not elected. ये पाकिस्तान की टर्म में ही लिखा गया कि इलेक्टेड पार्लियामेंट नो डाउट उनके पास थी, रियल पावर पर किसके पास थी? जनरल मुशर्रफ और आर्मी ऑफिसर्स के पास। इन फ्यू कंट्रीज द रियल पावर वॉज विद सम एक्सटर्नल पावर्स एंड नॉट विद द लोकली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। दिस कैनॉट बी कॉल्ड पीपल्स रूल। इसमें क्या था? पावर कुछ डेमोक्रेसीज, कुछ कंट्रीज में जो है रियल पावर जो होती है वो इलेक्टेड लीडर्स के पास नहीं होती, लेकिन एक्सटर्नली जो लोग होते हैं उनके पास होती है, तो उसको हम पीपल्स रूल तो नहीं कहेंगे। पाकिस्तान में जनरल मुशर्रफ के पास पावर थी और मिलिट्री के पास पावर थी, लोगों ने जो लीडर्स इलेक्ट किए उनके पास कोई पावर नहीं थी, ठीक है। तो इसलिए इस कंट्री में कोई पीपल्स रूल उस टाइम पे नहीं होता था। लोगों द्वारा इलेक्ट करी हुई गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी की सबसे पहला फीचर द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल, इस केस में फॉलो नहीं हो रहा था, ठीक है। दिस गिव्स अस द फर्स्ट फीचर इन अ डेमोक्रेसी, द फाइनल डिसीजन ऑफ मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज विच इज इलेक्टेड बाय द पीपल। इससे हमारे पास सबसे पहला फीचर निकल के आता है कि डेमोक्रेसी में फाइनल डिसीजन लेने की पावर उसी के पास है जिसको लोगों ने इलेक्ट करके लीडर बनाया है। पीएम मोदी को हमने लीडर बनाया है, तो फाइनल डिसीजन लेने की पावर उसी के पास है, ठीक है। फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन, इसमें हम पढ़ेंगे कि जो इलेक्शंस है वो फ्रीली कंडक्ट होने चाहिए, वो फेयर होने चाहिए, उसमें कोई भी फ्रॉड नहीं होना चाहिए। ऐसा होगा तो हमारी जो कंट्री होगी वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री कहलाएगी। इन चाइना इलेक्शंस आर रेगुलरली हेल्ड आफ्टर एवरी 5 years फॉर इलेक्टिंग द कंट्रीज पार्लियामेंट कॉल्ड क्वांगो रेनिम डाइबो दाहुई नेशनल पीपल्स कांग्रेस। उनकी नेशनल पीपल्स कांग्रेस का ये नाम है। इसमें हर 5 साल बाद जो थे इलेक्शंस होते थे कंट्री की पार्लियामेंट के लिए। नेशनल पीपल्स कांग्रेस हैज़ द पावर टू अपॉइंट द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। अब इनके पास क्या थी? पावर थी कि वो कंट्री का प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकते हैं। इट हैज़ नियरली 3000 मेंबर्स इलेक्टेड फ्रॉम ऑल ओवर द चाइना। अब नेशनल पीपल्स कांग्रेस क्या थी? पार्टी में इनके 3000 मेंबर्स थे जो पूरे चाइना में से इलेक्ट होके आए थे, और उनके पास क्या पावर थी कि वो प्रेसिडेंट को आगे अपॉइंट कर सकते हैं। सम मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द आर्मी, और कुछ इनमें से मेंबर्स थे जिनको आर्मी इलेक्ट करती थी। बिफोर कंटेस्टिंग इलेक्शंस अ कैंडिडेट नीड्स द अप्रूवल ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी जो थी, किसी भी कैंडिडेट को अगर इलेक्शंस लड़ने हैं तो उसको इनका अप्रूवल लेना ज़रूरी है वहाँ पे। ओनली दोज हु आर द मेंबर्स ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और 8 स्मॉलर पार्टीज अलाइड टू इट वर अलाउड टू कंटेस्ट इलेक्शंस हेल्ड इन 2002 and 3। अब क्या था? 2002 और 3 में जो इलेक्शंस हुए थे उसमें सिर्फ वही कैंडिडेट्स इलेक्शंस में पार्ट ले सकते थे जो या तो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर्स थे या फिर उनके अलाइज छोटी 8 स्मॉलर पार्टीज जो उनके अलाइड थी, मतलब जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के फेवर में छोटी छोटी पार्टीज थी, या तो उनके मेंबर्स या उसी पार्टी के मेंबर्स को इलेक्शन में पार्ट लेने का अधिकार था, राइट था 2002 and 3 के इलेक्शंस में। द गवर्नमेंट इज ऑलवेज फॉर्म्ड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी, और जो गवर्नमेंट बनती थी उसके बाद वो कौन फॉर्म करता था? कम्युनिस्ट पार्टी। सिंस इट्स इंडिपेंडेंस इन 1930 मेक्सिको होल्ड्स इलेक्शंस आफ्टर एवरी 6 years टू इलेक्ट द प्रेसिडेंट। अब हम मेक्सिको की बात करेंगे। हम चाइना और मेक्सिको दोनों को पहले मैप पे लोकेट कर लेते हैं। ये हमारा मैप है,
इस पे सबसे पहले हम करेंगे चाइना को। आपको अपने सामने दिख रहा होगा एशियन कॉन्टिनेंट में ये हमारा चाइना है। इसके अलग अलग प्रोविंसेस थे जिसमें से लीडर्स इलेक्ट होके आते थे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के लिए, और वो आगे जाके प्रेसिडेंट को अपॉइंट करते थे। अब हम आगे जिस कंट्री के बारे में बात करेंगे वो है मैक्सिको। नॉर्थ अमेरिका में पड़ती है हमारी ये कंट्री। ये देखो, इसको और जूम कर देती हूँ, ये हमारा मैक्सिको है। फाइन, मैक्सिको के बारे में पढ़ रहे थे। सिंस इट्स इंडिपेंडेंस इन 1930 मैक्सिको होल्ड्स इलेक्शंस आफ्टर एवरी 6 years टू इलेक्ट इट्स प्रेसिडेंट। मैक्सिको में क्या होता था, 1930 में जब उनको इंडिपेंडेंस मिला उसके बाद वो हर 6 साल बाद इलेक्शंस रखते थे अपने प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए। द कंट्री हैज़ नेवर बीन अंडर द मिलिट्री और डिक्टेटर रूल। कंट्री में कभी कोई मिलिट्री और डिक्टेटर रूल नहीं था। अब हमने जब पाकिस्तान की बात करी थी तो परवेज़ मुशर्रफ तो एक जनरल था, उससे आपको पता है कि वो मिलिट्री रूल क्या था। अब वही जो है सारे लॉज गवर्न कर रहा था, तो मिलिट्री और डिक्टेटर रूल ऑलमोस्ट एक तरह से सेम ही होते हैं। बट अंटिल 2000 एवरी इलेक्शन वॉज वन बाय अ पार्टी कॉल्ड PRI, दैट इज इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी। उसके बाद क्या होने लगा, 2000 के बाद जितने भी इलेक्शंस हुए वो सिर्फ एक ही पार्टी जीत रही थी, इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी। ऑपोजिशन पार्टीज डिड नॉट कंटेस्ट इलेक्शंस बट नेवर मैनेज टू विन। अब वहाँ पे क्या होता था कि PRI हमेशा जीत रही थी, ऑपोजिशन खड़ी तो होती थी, इलेक्शंस भी लड़ती थी, लेकिन वो कभी जीत नहीं पाते थे। The PRI was known to use many dirty tricks to win the elections. अब जैसे जैसे वो पावर में बार बार रहने लगी, उनके ऊपर ये ब्लेम्स लगने लगे थे कि वो बहुत फ्रॉड करते थे इलेक्शंस को जीतने के लिए ताकि वो पावर में आए। All those who were employed in the government offices had to attend its party meetings. Teachers of the government schools used to force parents to vote for the PRI. अब इन्होंने क्या करा था, ये डर्टी ट्रिक्स प्ले करने लग गए थे। जैसे कभी कभी आप सुनते होंगे इलेक्शन में कुछ लोग जो हैं जो जनता होती है उनको भड़काने के लिए उन्हें पैसे देते हैं या उन्हें कोई ऐसी चीज़ करते हैं या फिर उन्हें धमकाते हैं कि तुम इसी पार्टी को वोट करो। ऐसा ही कुछ PRI भी कर रही थी मैक्सिको के अंदर। जितने भी गवर्नमेंट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ थे ना, उनके ऊपर कंपल्शन डाल दी थी PRI ने कि उनको पार्टी की मीटिंग्स अटेंड करनी ज़रूरी है। अब जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको पॉलिटिकल मैटर्स में उनकी मीटिंग्स में क्या काम, लेकिन उनके लिए ज़रूरी था। और जितने भी गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स थी ना, वो जो वहाँ स्टूडेंट्स पढ़ते थे उनके पेरेंट्स को फोर्स करते थे ज़बरदस्ती कि वो PRI को वोट दें। ठीक है। मीडिया लार्जली इग्नोर्ड द एक्टिविटीज़ ऑफ द ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज एक्सेप्ट टू क्रिटिसाइज देम। अब जो मीडिया क्या करती थी, सिर्फ ऑपोजिशन पार्टी की बाकी सारे कामों को ध्यान में नहीं रखती थी। जो उन्होंने कुछ अच्छे वगैरह काम के बारे में वो बात करते थे, लेकिन उनको सिर्फ क्रिटिसाइज करती थी। समटाइम्स द पोलिंग बूथ्स वर शिफ्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द लास्ट मिनट विच मेड इट डिफिकल्ट फॉर द पीपल टू कास्ट देयर वोट्स। अब जब भी हमारे इलेक्शंस होते हैं ना, जो तुम्हारी लोकेलिटी होती है उसके सबसे पास वाले एरियाज़ में जो है वो पोलिंग बूथ्स बनाए जाते हैं जहाँ पे जो है लोग जाके अपने वोट देते हैं। अब मैक्सिको में क्या हुआ करता था कि लास्ट मिनट में जो है पोलिंग बूथ्स की पोजीशन चेंज कर देते थे कि मतलब यहाँ नहीं है अब वो यहाँ है, तो लोगों को बहुत दिक्कत होती थी इस वजह से अपने वोट कास्ट करने में। और ऐसा मेनली उन्हीं जगह पे होता था जो ऑपोजिशन पार्टी को वोट देना चाहते थे, तो लास्ट मिनट उनका बूथ बदल जाता था। अब अगर तुम उसी जहाँ पे तुमने पहले जाके वोट देना है उसको कहीं और चले जाओगे तो ईजिली लोग भी नहीं विलिंग होते थे कि हम इतनी दूर जाके वोट दे के आएँ। The PRI spent a large sum of money in the campaign for its candidates. अब हमेशा ना जब भी इलेक्शंस होते हैं और जो भी हम कहते हैं ना पार्टीज प्रचार कर रही हैं, उनकी ना मनी की एक लिमिट होती है कि वो इतना ही खर्चा कर सकती है उस पर। लेकिन जो PRI थी वो सिंस वो बार बार पावर में आ रही थी तो वो बहुत ज़्यादा पैसा लगा रही थी जो उनके कैंडिडेट्स थे, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उनकी कैंपेनिंग में। अब इसमें हम आगे पढ़ेंगे। Should we consider the elections described above as the rulers of people electing their rulers? अब हम इससे जो ये बता सकते हैं कि जो ऊपर जो इलेक्शंस हो रहे थे मैक्सिको में, क्या वो फेयर थे, क्या उसमें लोग असल में चुन रहे थे अपने रूलर्स को? ऐसा नहीं था। क्यों? PRI जो है बहुत फ्रॉड मेजर्स करती थी। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को तो ये फिक्स ही था कि उन्होंने PRI को ही वोट देना है। स्कूल्स में भी पेरेंट्स को फोर्स किया जाता था, और जो ऑपोजिशन पार्टी को अगर कोई भी वोट देना भी चाहता था तो उनके साथ जो है उनको देने नहीं दिया जाता था। तो इसलिए जो थे वहाँ पे इलेक्शंस जो थे वो ना फेयर नहीं थे। ठीक है। रीडिंग दीज एग्जाम्पल्स वी गेट अ सेंस दैट वी कैन नॉट, देयर आर मैनी प्रॉब्लम्स है।
In China, the elections do not offer the people any serious choice. They have to choose the ruling party and the candidates approved by it. अब चाइना में जब हमने एग्जाम्पल पढ़ा था कि उसमें जो है कुछ 3000 मेंबर्स मिलके जो थे वो आगे प्रेसिडेंट को अपॉइंट करते थे, और वो सारे किसके अलाई थे? चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के। अब वहाँ पे जो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी रिप्रेजेंटेटिव्स चूज़ करती थी वही इलेक्शंस में पार्ट लेते थे, तो लोगों को सिर्फ उन्हीं को वोट देना पड़ता था और उनके पास कोई चॉइस ही नहीं होती थी। तो ये इलेक्शंस फेयरली होते थे? पीपल के पास फ्री चॉइस थी कि वो अपने मर्जी के कैंडिडेट को वोट दे सकते हैं? नहीं थी। क्या अब आप इसको चॉइस कहोगे? अब आपको सपोज ऐसा करो कि आपके यहाँ पे गवर्नमेंट है, ठीक है, उसने आपको बोल दिया कि हमने ये 4 कैंडिडेट्स चुने हैं आपके एरिया में इलेक्शंस लड़ने के लिए, ठीक है, आपको इन चारों में से ही वोट देना है, लेकिन आप चाहते हो कि 5th जो कैंडिडेट खड़ा हुआ है आपने उसको, आप 5th कैंडिडेट को वोट देना चाहते हो, लेकिन उसको जो है वो पार्टी ने अप्रूव ही नहीं किया खड़ा करने के लिए, तो यहाँ पे आपकी चॉइस क्या फ्री हुई? नहीं। In the Mexican example, people seem to really have a choice, but in practice they had no choice. अब जो मेक्सिको में जो हाल हो रहा था उसमें लोगों के पास चॉइस तो थी, लेकिन उनकी प्रैक्टिस में उनको कोई चॉइस नहीं मिलती थी, क्योंकि पीआरआई जो थी वो बहुत ही डर्टी ट्रिक्स प्ले करती थी, और जो ऑपोजिशन को वोट अगर जाता भी था वो कोई ना कोई तरीके से अपने तरफ उस वोट को पास कर लेती थी और खुद रूल में आ जाती थी। There was no way the ruling party could be defeated, even if the people were against it, and these were not fair elections. तो इस तरह से चाइना और मैक्सिको का एग्जाम्पल पढ़ के हमें ये पता लगा कि वहाँ पे नो डाउट इलेक्शंस होते थे, लेकिन उसको हम एक डेमोक्रेसी नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि वहाँ पे इलेक्शंस जो थे वो लोगों की फ्री मर्जी से नहीं हो रहे थे, लोग अपनी मर्जी से रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं चूज कर पा रहे थे, और अगर वो करना भी चाहते थे तो उनको नहीं करने दिया जाता था। We can thus add a second feature to our understanding of democracy. Holding elections of any kind is not sufficient. The elections must offer a real choice between political alternatives. And it should be possible for people to use their choice to remove the existing rulers if they wish so. तो इससे हमारा सेकंड फीचर जो है हमने अपनी डेमोक्रेसी का क्रिएट किया है, जिसमें हमारे पास ये होता है कि सिर्फ इलेक्शंस होल्ड करना ज़रूरी नहीं है। जैसे चाइना और मैक्सिको में इलेक्शंस नो डाउट होते थे, लेकिन पीपल के पास कोई राइट नहीं था। तो इलेक्शंस होने चाहिए और लोगों के पास चॉइस होनी चाहिए अपने रूलर्स को इलेक्ट करने की और उनको रिमूव करने की। जैसे हम अपने इंडिया का ये एग्जाम्पल लेंगे, अभी हमारे पास बीजेपी पावर में है, हमारे पास पूरी चॉइस थी कि हम बीजेपी को वोट दे सकते थे, कांग्रेस को दे सकते थे, या कोई और अदर पार्टी को वोट दे सकते थे। क्योंकि अब अगर हमारे पास बीजेपी पावर में आ गई है तो अगर हमें इसका काम नहीं पसंद आ रहा तो हमारे पास 5 साल के बाद ऑप्शन है कि हम इसको पावर से रिमूव करके किसी और पार्टी को पावर में ला सकते हैं, ठीक है। सो अ डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शंस वेयर दोज करेंटली इन पावर हैव अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग। तो डेमोक्रेसी में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने बहुत ज़रूरी हैं, ताकि जो पावर में है उनके पास भी एक फेयर चांस हो कि वो हार सकते हैं, और जो हारे हुए कैंडिडेट्स हैं उनके पास भी फेयर चांस हो कि नेक्स्ट टाइम वो जीत सकते हैं। ये हमारा जो है वो सेकंड फीचर बन जाता है डेमोक्रेसी का, ठीक है। तो हमने फर्स्ट फीचर क्या पढ़ा था कि जो हमारे डिसीजंस होते हैं, फाइनल डिसीजंस ऑफ द रूलिंग पार्टी, जो रूलर्स हमारे डिसीजंस लेते हैं वो सिर्फ वही लोग ले सकते हैं जिनको लोगों ने इलेक्ट करके रूलर बनाया, ठीक है। और हमारा सेकंड फीचर क्या हुआ कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए, और जो पावर में है उनके पास फेयर चांस होना चाहिए लूजिंग का, और जो लूज हुए हैं उनके पास आगे जाके चांस होना चाहिए कि वो हो सकता है जीत भी सकते हैं। We shall find out more about a democratic election in chapter 3. One person, one vote, one value. अब जैसे हमने फ्री एंड फेयर इलेक्शंस में पढ़ा था, इसका मोटा मोटा ये मतलब है कि फ्री इलेक्शंस हमारे फ्री होने चाहिए, मतलब लोगों के पास कोई दबाव नहीं होना चाहिए, वो अपनी मर्जी से अपने रिप्रेजेंटेटिव को वोट दे सकते हैं, और इलेक्शंस फेयर होने चाहिए। जैसे मेक्सिको में जो है डर्टी प्रैक्टिसेस फॉलो करी जाती थी, लोगों को चांस नहीं मिलता था कि वो अपने मर्जी के रिप्रेजेंटेटिव को वोट करके पावर में ला सके। हमारे इलेक्शंस फेयर होने चाहिए, ठीक है। वन पर्सन, वन वोट, वन वैल्यू, अब हम इसे स्टडी करेंगे। अर्लियर वी रीड अबाउट हाउ द स्ट्रगल फॉर द डेमोक्रेसी वॉज लिंक्ड टू द डिमांड ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो है वो डेमोक्रेसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। डेमोक्रेसी के अंडर ये आया था, जिससे हमारे पास
लोगों को वोटिंग राइट मिला था। और कैसे मिला था? 18+ की कैटेगरी हमारे पास बना दी थी कि इन एडल्ट्स के पास राइट है वोट करने का। दिस प्रिंसिपल हैज़ नाउ कम टू बी एक्सेप्टेड ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये जो हमारे पास कंसेप्ट है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का, ये हर एक लीडिंग डेमोक्रेसी में आपको मिलेगा। येट देयर आर मैनी इंस्टेंसेज ऑफ डिनाइल ऑफ इक्वल राइट टू वोट। अब हमारे पास जो है ये नो डाउट हर एक के लिए फॉलो होता है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में एवरी पर्सन वेदर रिच पुअर मेल फीमेल जो कि 18+ हैं उनके पास राइट है कि वो जाके वोट कर सकते हैं। ये लीडिंग डेमोक्रेसी का एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। लेकिन अभी भी कुछ जगह ऐसी है जहाँ पे ये राइट जो है सबके पास अवेलेबल नहीं है। Until 2015 in Saudi Arabia women did not have right to vote। सऊदी अरेबिया आपको भी पता है अरेबिक कंट्री है, एंड अरेबिक कंट्रीज़ में मेल डोमिनेटेड सोसाइटी ज़्यादा होती है, वहाँ पे मेल्स को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। तो 2015 तक जो था सऊदी अरेबिया में विमेन को कोई राइट नहीं था। अब हम पहले सऊदी अरेबिया को लोकेट कर लेंगे। ये देखिए सऊदी अरेबिया भी हमारी एशियन कॉन्टिनेंट में पड़ती है। ये जो आपके इंडिया से वेस्टर्न साइड में पड़ जाती है, वेस्टर्न कंट्रीज जो होती है ये यहाँ पे मोस्टली ये जो है अरेबिक कंट्रीज़ है। यहाँ पे जो हमारे पास सऊदी अरेबिया आ जाती है, 2015 तक यहाँ पे विमेन को कोई राइट नहीं दिया जाता था कि वो वोट करे। तो क्या आप कहोगे कि सऊदी अरेबिया में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को अच्छे से माना जाता था और ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री थी? नहीं, ऐसा नहीं था। एस्टोनिया हैज़ made its citizenship rules in such a way that people belonging to the Russian minority find it difficult to get the right to vote. In Fiji, the electoral system is such that the vote of an indigenous Fiji has more value than that of an Indian Fijian. एस्टोनिया में क्या होता था ना कि जो वहाँ पे रशियन माइनॉरिटी, रशिया के लोग वहाँ पे जाके जो बसे हुए थे, उनके वोट की वैल्यू जो थी, मतलब उनको वोट करने को नहीं दिया जाता था, उनको बहुत डिफ़िकल्ट होती थी कि वो वहाँ के इलेक्शन में वोट दे। और फीजी में क्या होता था कि जो वहाँ की ओरिजिनल रेस थी, फीजियंस थे जो वहाँ पे, उनको जो है उनके वोट की ज़्यादा वैल्यू होती थी एज़ कम्पेयर टू इंडियन फीजियन। चलो अब हम इन दोनों कंट्रीज़ को पहले मैप पे लोकेट करेंगे। ये हमारा मैप है, इस पर सबसे पहले हम एस्टोनिया को लोकेट करेंगे। एस्टोनिया एक यूरोपियन कंट्री है। ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रही होगी, ये एस्टोनिया है। यहाँ पे जो है अब ये एस्टोनिया जो है वो रशिया के काफ़ी पास है। तो रशिया के यहाँ पे कुछ लोग आके बसे। अब वो लोग जो है मेन जो उनकी कंट्री का पॉपुलेशन है उनसे तो माइनॉरिटी में है, इसलिए जो था उनको वोटिंग करने में वहाँ पे इलेक्शंस के टाइम में जब वो वोट देते थे उनको बहुत ही डिफ़िकल्टी होती थी। ठीक है, अब नेक्स्ट कंट्री हम मार्क करेंगे फिजी। फिजी जो है एक आइलैंड कंट्री है, ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के पास में। ये देखिए ये हमारा फिजी है। ये छोटे छोटे आइलैंड्स बने हुए हैं, ये सारे फिजी के अंडर ही आते हैं। आइलैंड्स जब एक साथ मिल जाते हैं उनको आर्कीपेलागो कहा जाता है। फिजी में क्या हुआ करता था, फिजियन इंडियन ओरिजिन के जो लोग थे उनके वोट की वैल्यू जो थी वो कम थी एज कम्पेयर टू ओरिजिनल फिजियंस, राइट। डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी। This gives us the third feature of democracy. In a democracy, each adult citizen must have one vote and each vote must have one value. अब इन एग्जाम्पल से आपको डेमोक्रेसी का थर्ड फीचर पता लगा है। थर्ड फीचर में हमने क्या पढ़ा, वन वोट एंड वन वैल्यू। मतलब कोई भी सिटीजन अगर वोट दे रहा है, एक सिटीजन वोट दे रहा है, वो एक ही वोट देगा और उसके वोट की वैल्यू भी एक ही काउंट होगी। ऐसा नहीं है जैसे सपोज जैसे अगर हम फिजी का एग्जांपल ले लेंगे तो अगर फिजी ने एक वोट दिया तो हम उसको 2 काउंट कर लेंगे और इंडियन ओरिजिन वाले ने एक वोट दिया तो हम उसको 1 ही काउंट करेंगे। ये जो था डेमोक्रेसी के अगेंस्ट प्रिंसिपल है। डेमोक्रेसी में एक वोट डलेगा और उस वोट की एक ही वैल्यू होगी, राइट। आगे है रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट ऑफ राइट्स। जिम्बाब्वे अटेन्ड इट्स इंडिपेंडेंस फॉर द वाइट माइनॉरिटी रूल इन 1980। इस कंट्री में हम जिम्बाब्वे की कहानी पढ़ेंगे, उससे पहले हम इस कंट्री को सबसे पहले लोकेट कर लेंगे। जिम्बाब्वे एक अफ्रीकन कंट्री है, ये हमारा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा ये एशिया के साइड में, लेफ्ट साइड में आपको अफ्रीकन कॉन्टिनेंट मिलेगा। अब इसको अगर हम जूम करेंगे तो यहाँ देखिए
बोत्सवाना के पास, ये हमारे पास है जिम्बाब्वे। ठीक है, अब हम इसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। जिम्बाब्वे जो था उसको इंडिपेंडेंस मिली थी वाइट माइनॉरिटी रूल में 1980 के अंडर। आपको पता है कि ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने मोस्टली जो कंट्रीज थी उनको अपनी कॉलोनी बना लिया था, तो वहाँ पे वाइट माइनॉरिटी ज़्यादा थी। हमने साउथ अफ्रीका में अपार्थीड का सिस्टम भी पढ़ा था कि वाइट्स को जो है एक सुपीरियर कास्ट माना जाता था, सुपीरियर रेस माना जाता था एज कम्पेयर टू ब्लैक। ऐसे ही जो थी जिम्बाब्वे में भी वाइट माइनॉरिटी रूल था जिनसे उनको 1980 में इंडिपेंडेंस मिली। Since then, the country has been ruled by ZANU-PF, the party that led the freedom struggle. अब जो वहाँ पे फ्रीडम स्ट्रगल हुई थी वो इस पार्टी ने लीड करी थी। उनके लीडर थे रॉबर्ट मुगाबे। ये बहुत ही फेमस नेम है। पीछे 2-3 साल पहले ये जो थे बहुत ही चर्चा में थे, बहुत ही न्यूज़ में थे। रूल द कंट्री सिंस द इंडिपेंडेंस। जैसे इंडिपेंडेंस हुई तब से रॉबर्ट मुगाबे वहाँ पे रूल करने लगा। इलेक्शंस वर हेल्ड रेगुलरली एंड वाज ऑलवेज वन बाय दिस पार्टी ZANU-PF। अब जो इलेक्शंस जो थे वहाँ पे होते थे लेकिन हमेशा एक ही पार्टी जीतती थी। और कौन आ जाता था पावर में? प्रेसिडेंट मुगाबे। प्रेसिडेंट मुगाबे वॉज पॉपुलर बट ऑल्सो यूज अनफेयर प्रैक्टिसेस इन द इलेक्शंस। अब एक बात बताओ, कोई भी पार्टी अगर तुम्हें किसी आउटसाइडर के रूल से फ्री कराएगी तो उसका लीडर जो होगा वो बहुत ही पॉपुलर बन जाएगा। वैसे ही जिम्बाब्वे में रॉबर्ट मुगाबे एक बहुत ही पॉपुलर लीडर बन गया। इलेक्शंस होते थे, लोगों का फेवरेट लीडर थे, तो लोग तो उन्हें ही वोट करेंगे। अब इंडिया में अगर फ्रीडम स्ट्रगल में जैसे हमारे पास गांधी जी थे, उन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल मोस्टली लीड करी थी। अगर हमारे पास अभी गांधी जी जिंदा होते तो आप लोग सबसे पहले जाके फेवरेबल में किसको वोट देते? गांधी जी को देते। वैसे ही यहाँ पे रॉबर्ट मुगाबे थे। इलेक्शंस होते थे लेकिन हमेशा कौन जीता था? ये ZANU-PF पार्टी जीती थी। प्रेसिडेंट मुगाबे वॉज पॉपुलर एंड बट ऑल्सो यूज दी अनफेयर प्रैक्टिसेस। वो पॉपुलर तो थे लेकिन वो अनफेयर प्रैक्टिसेस यूज करते थे इलेक्शंस को जीतने में। ओवर द ईयर्स द गवर्नमेंट चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन सेवरल टाइम्स टू इंक्रीज द पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट एंड मेक हिम लेस अकाउंटेबल। अब जैसे जैसे बढ़ता गया टाइम और वो पावर में आते रहे तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करने शुरू कर दिए। और चेंजेस करने के बाद उन्होंने क्या किया? प्रेसिडेंट की पावर को इंक्रीज कर दिया और उनको लोगों के लेस अकाउंटेबल बना दिया। जबकि डेमोक्रेसी में क्या होता है? डेमोक्रेसी में कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ वही चेंजेस करने ज़रूरी होते हैं जो कंट्री की पॉपुलेशन के फेवर में हों। अब अगर उन्हें, और हमारे पास डेमोक्रेसी में क्या होता है? जो हमारा रूलर होता है गवर्नमेंट का, वो अकाउंटेबल होता है लोगों को। मतलब उसको अपने हर एक डिसीजन का जवाब देना होगा लोगों को कि उसका डिसीजन कंट्री के लिए और उनके लिए कैसे बेनिफिशियल है, कैसे सही है। अब अगर वो चीज़ जिम्बाब्वे में नहीं हो रही थी क्योंकि उन्होंने प्रेसिडेंट की अकाउंटेबिलिटी कम कर दी थी। मतलब जो भी काम प्रेसिडेंट करेगा और मुगाबे करेगा उसको कोई लोगों को जवाब देने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने ऐसा क्यों किया। फाइन। ऑपोजिशन पार्टी वर्कर्स वर हैरेस्ड एंड देयर मीटिंग्स डिसरप्टेड। ऑपोजिशन पार्टी के वर्कर्स को बहुत ही हैरेसमेंट होती थी वहाँ पे और उनकी मीटिंग्स जो वो करते थे पार्टी के अगेंस्ट पावर में आने के लिए, उनको उनमें डिसरप्शंस क्रिएट करी जाती थी। पब्लिक प्रोटेस्ट एंड डेमोन्स्ट्रेशंस अगेंस्ट द गवर्नमेंट वर डिक्लेयर्ड इलीगल। अगर कोई भी प्रोटेस्ट करता था गवर्नमेंट के अगेंस्ट उसको इलीगल माना जाता था। इंडिया में ये चीज़ तो नहीं है। CAA को लेके इतनी प्रोटेस्ट हुई गवर्नमेंट के अगेंस्ट, लेकिन कुछ इलीगैलिटी का ही कि तुमने कुछ गलत काम किया गया। जहां उन्होंने एक्सट्रीम केस उठाने शुरू कर दिए विच वॉज अगेंस्ट द लॉ, इसलिए उसको जो था रोकने की कोशिश करी गई इंडिया में। लेकिन मुगाबे के टाइम पे क्या होता था? जिम्बाब्वे में प्रोटेस्ट, जो भी अगर गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करेगा उसको इलीगल डिक्लेयर कर दिया जाता था, उस पर एक्शन होता था। देयर वॉज अ लॉ दैट लिमिटेड द राइट टू क्रिटिसाइज द प्रेसिडेंट। टेलीविजन एंड रेडियोज वर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट एंड गेव ओनली रूलिंग पार्टीज वर्जन। अब हमारे पास क्या था वहाँ पे? जिम्बाब्वे में जो था वो रूल बन गया था कि लॉ बन गया था एक कि जो है लिमिटेड राइट मिलता था लोगों को या किसी भी पार्टी को प्रेसिडेंट को क्रिटिसाइज करने के लिए। मतलब कोई एक्सट्रीम में जाके जो था वो प्रेसिडेंट को कुछ बोल नहीं सकता था, जैसा यूजुअली इंडिया में होता रहता है। टेलीविजन एंड रेडियो वर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट एंड गेव ओनली द रूलिंग पार्टीज वर्जन। अब जो टेलीविजन और रेडियो वहाँ पे उस टाइम पे हुआ करता था वो सिर्फ रूलिंग पार्टी का वर्जन देता था। ऑपोजिशन पार्टी क्या कहना चाहती है, उनके लिए हुए डिसीजन को किस तरह से, किस बेसिस पे गलत कहना चाहती है, उसके बारे में कुछ भी दिखाया नहीं जाता था। देयर वर इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर्स बट
गवर्नमेंट हैरास दोज जर्नलिस्ट हु वेंट अगेंस्ट इट। इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर्स वहाँ पे हुआ करते थे नो डाउट, जो लेकिन उनको बहुत ही हरासमेंट होती थी जब भी वो जर्नलिस्ट कुछ भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलना चाहते थे। तो क्या ये एक डेमोक्रेटिक रूल है? नहीं, ऐसा नहीं है। The government ignored some court judgments that went against it and pressurized judges। अब जो डेमोक्रेटिक कंट्री होती है ना, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में ये अधिकार दिया हुआ है जुडिशरी को कि वो इंडिपेंडेंट होएगी। जुडिशरी की इंडिपेंडेंस एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है डेमोक्रेसी का। जहाँ पे जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं होती है वो कंट्री में डेमोक्रेसी क्वेश्चनेबल हो जाती है, उस पर सवाल खड़े होते हैं। तो जब जो जिम्बाब्वे कंट्री थी उसमें जो इम्पोर्टेंट जजमेंट्स जो कोर्ट देती थी गवर्नमेंट के अगेंस्ट, रॉबर्ट मुगाबे के अगेंस्ट, उसको इग्नोर किया जाता था और जजेस को प्रेशराइज किया जाता था। ही वॉज फोर्स्ड आउट ऑफ द ऑफिस इन 2017। अब 2017 तक रॉबर्ट मुगाबे जो था वो रूल में था। अब वो धीरे धीरे ऑटोक्रेटिक लीडर बनने लग गया था। उसको सिर्फ अपनी पावर्स इंक्रीज करने पे ज़्यादा फोकस रहता था। कंट्री की डेवलपमेंट, उन जो भी वो गलत डिसीजंस लेता था उसके प्रति अकाउंटेबिलिटी उसकी नहीं थी। तो धीरे धीरे लोग जो है उसे नापसंद करने लगे थे। अब उसकी वजह से क्या हुआ, उसको ज़बरदस्ती पावर से उतारा गया 2017 में, क्योंकि वो इतना एज हो गई थी उसकी, फिर भी वो छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था इलेक्शन, कंट्री को पावर से हटने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो तो कहता था कि मैं आगे बस रूल करता ही रहूं और कोई पावर में आए ही ना। The example of Zimbabwe shows that the popular approval of the rulers is necessary in a democracy, but it is not sufficient। अब जिम्बाब्वे का एग्जाम्पल हमें ये बता रहा है कि जो पॉपुलर रूलर्स बनते हैं, जो वो अप्रूवल देते हैं किसी चीज़ को करने का, वो नेसेसरी होता है डेमोक्रेसी में। अब अगर सपोज मोदी जी हैं, वो कोई भी काम करने को बोलेंगे, कुछ भी चीज़ को अप्रूवल देंगे, वो ज़रूरी है डेमोक्रेसी के, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं है कि हम अगर वो कोई करेक्ट डिसीजन ले रहे हैं तो हम उस बेसिस पे कह दें कि ठीक है ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। पॉपुलर गवर्नमेंट्स कैन बी अनडेमोक्रेटिक। पॉपुलर गवर्नमेंट जो बन रही हैं वो अनडेमोक्रेटिक भी हो सकती हैं। एग्जाम्पल हमारे पास जिम्बाब्वे का है। उन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल लीड करी, वो एक पॉपुलैरिटी गेन कर ली उन्होंने कि हाँ भाई इस कंट्री के लोगों में उनके लिए एक अच्छी इमेज बन गई थी कि इन्होंने वाइट की पॉपुलेशन से हमें फ्री कराया, हमारी कंट्री फ्री हुई है, इंडिपेंडेंट हो गई है। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे रॉबर्ट मुगाबे एक ऑटोक्रेटिक लीडर बनते गए, वो कुछ ऐसे डिसीजंस लेते गए जो कंट्री के अगेंस्ट थे, तो इसीलिए उस कंट्री को डेमोक्रेटिक कहना सही नहीं था। पॉपुलर लीडर्स कैन बी ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक लीडर्स कौन होते हैं? जो सिर्फ अपनी मर्जी के रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते रहते हैं और वो लोग पीपल को अकाउंटेबल नहीं होते। इफ वी विश टू एक्सेस अ डेमोक्रेसी, इट इज इम्पॉर्टेंट टू लुक एट द इलेक्शंस, बट इट इज इक्वली इम्पॉर्टेंट टू लुक बिफोर एंड आफ्टर द इलेक्शंस। अगर आप डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ना चाहते हो तो हमें इलेक्शंस को देखना तो ज़रूरी है, लेकिन उससे पहले और बाद में भी देखना ज़रूरी है। इलेक्शंस हो रहे हैं, नो डाउट हो रहे हैं, लेकिन इलेक्शंस के बाद जो पावर में आ रहा है, क्या वो अपने लोगों के लिए अच्छे से काम कर रहा है? कि जो लीडर पावर में आया वो चेंज होके आया है कि बार बार वही आया जा रहा है? जैसे जिम्बाब्वे में बार बार एक ही लीडर आया जा रहा था और किसी को रूल करने का राइट नहीं था, और ऑपोजिशन पार्टी को, जो ऑपोजिशन पार्टी थी वो हमेशा उनको हैरास किया जाता था जब भी वो इलेक्शंस लड़ने के लिए या फिर गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ बोलना चाहती थी। There should be sufficient room for normal political activity, including a political opposition, in period before elections. This requires that the state should respect some basic rights of the citizen. They should be free to think and have opinions, to express in public, to form associations, to protest, and to take other political actions. Everyone should be equal in the eyes of laws. अब इस पैराग्राफ में हमारे पास क्या कहा गया है कि उन्होंने कहा है देयर शुड बी सफिशिएंट रूम फॉर नॉर्मल पॉलिटिकल एक्टिविटी। अब जब भी कोई एक डेमोक्रेटिक कंट्री होती है ना, उसमें अगर कोई भी पार्टी रूल में है तो उसके अगेंस्ट हमें एक हेल्दी ऑपोजिशन की ज़रूरत होती है। ऐसा क्यों? हेल्दी ऑपोजिशन की ज़रूरत हमें क्यों है? देखो, अगर हमारी पार्टी कोई रूल में है, वो कुछ भी डिसीजंस ले रही है, उसको क्रिटिसाइज करने के लिए ऑपोजिशन का होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ऑपोजिशन उसे क्रिटिसाइज नहीं करेगी तो लोगों को पता कैसे लगेगा कि उस रूल में क्या कमियां रह गई हैं उनके द्वारा जो कि करनी ज़रूरी है।
और उसको उनको करेक्ट करना चाहिए ताकि वो कंट्री के फेवर में आए। तो इसलिए हमेशा जो है नॉर्मल पॉलिटिकल एक्टिविटी जो है वो होनी चाहिए कंट्री में, ताकि लोग जो है वो अवेयर होएं कि पार्टी जो रूल में है वो कुछ गलत तो नहीं कर रही, वो अपनी मर्जी तो नहीं चला रही। इसलिए हेल्दी ऑपोजिशन डेमोक्रेसी का एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है जो कि होना ज़रूरी है, राइट। अब ये सिर्फ कैसे होएगा, इसमें जो है स्टेट शुड रिस्पेक्ट सम बेसिक राइट्स ऑफ द सिटीजन। नॉर्मल पॉलिटिकल एक्टिविटी और अगर कोई गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहा है किसी हेल्दी बेसिस पे, ये उनका राइट है, उनको फ्रीडम है कि वो क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लेकिन हेल्दी वे में। ऐसे नहीं कि अगर आप रूलिंग गवर्नमेंट को बहुत ही उनके खिलाफ एक अनलॉफुल प्रोटेस्ट कर रहे हो, कुछ गलत तरीके से बोल रहे हो, गलत लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो, आपको हेल्दी वे में गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना चाहिए और ये डेमोक्रेसी में ज़रूरी भी है, ठीक है। They should be free to think and have opinions, express these in the public, to form associations and to protest, to take over the political actions. अगर आपको लग रहा है कि गवर्नमेंट कुछ गलत कर रही है तो उसके लिए आपको फ्री होना चाहिए कि आप प्रोटेस्ट करो और अपनी ओपिनियन पब्लिक में दे सको कि आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि गवर्नमेंट ने कुछ गलत काम किया है। हर एक को इक्वल होना चाहिए लॉ की आइज में। ऐसा नहीं है कि किसी को ज़्यादा फेवर मिले किसी को कम मिले, राइट। These rights must be protected by an independent judiciary whose orders are obeyed by everyone. अब मैंने आपको ऊपर बताया था कि जो भी हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री होती है उसकी कॉन्स्टिट्यूशन जुडिशरी को एक इंडिपेंडेंस देती है, उसमें इंटरफेरेंस किसी के नहीं होती, चाहे वो सरकारी क्यों ना हो, वो कोर्ट के मामलों में इंटरफेयर नहीं कर सकती, ताकि जो है वो इजीली अपने डिसीजंस जो हैं वो दे पाए बिना किसी प्रेशर के। जैसा जिम्बाब्वे में होता था, कोर्ट्स के डिसीजंस में जो है जजेस को गवर्नमेंट प्रेशराइज करती थी। सिमिलरली देयर आर सम कंडीशंस दैट अप्लाई टू द वे द गवर्नमेंट इज रन आफ्टर द इलेक्शंस। अब ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट जो है जब हमारे इलेक्शंस हो जाते हैं ना उसके बाद गवर्नमेंट कैसे रूल करेगी कंट्री को, उसके ऊपर भी कुछ कंडीशंस लगी हुई हैं। अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैन नॉट डू वट एवर इट लाइक सिंपली बिकॉज इट हैज़ वन इलेक्शन। ऐसा नहीं है कि कोई भी जिसको हमने इलेक्ट करके लीडर बनाया कहेंगे जी अब तो मैंने इलेक्शन जीत लिया, अब मैं अपनी मर्जी से जो मर्जी कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है, उनके ऊपर भी कुछ कंडीशंस लगी होती हैं। It has to respect some basic rules. In particular, it has to respect some guarantees to the minorities. Every major decision has to go through a series of consultations. अब हमारे पास क्या है, जब हमारी गवर्नमेंट बनती है तो उनको कुछ बेसिक रूल्स को कंसिडरेशन में लेना होता है ताकि वो कुछ अपने कामों को कर सके, ठीक है। जो कंट्री में जो भी हमारी माइनॉरिटी कम्युनिटी होती है उनको लेके भी गवर्नमेंट को कुछ डिसीजंस लेने होते हैं और उनको कुछ गारंटीज देनी होती है ताकि वो अपनी लाइफ वैसे ही स्पेंड कर सके जैसे कंट्री की मेजर पॉपुलेशन जो है वो स्पेंड कर रही है। एवरी मेजर डिसीजन हैज़ टू गो थ्रू अ सीरीज ऑफ कंसल्टेशंस। कोई भी अगर बड़ा डिसीजन लिया जाता है तो उसमें बहुत सारी डिस्कशंस होती है, कंसल्टेशंस होती है, एक बहुत बड़ी पीछे जो है बैक में टीम होती है। प्राइम मिनिस्टर अगर कोई भी डिसीजन ले रहे हैं तो उनके पीछे एक बहुत बड़ी ऑफिसर्स होते हैं, हाईली रिप्यूटेड ऑफिसर्स होते हैं, एजुकेटेड ऑफिसर्स होते हैं जो उस डिसीजन को चेक करते हैं। एवरी ऑफिस बेयरर हैज सर्टेन राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ। हर एक ऑफिस बेयरर के पास कुछ राइट्स हैं, उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो उसको कॉन्स्टिट्यूशन देती है। हमारी कंट्री कैसे गवर्न होगी, किन किन बेसिस पे गवर्न होगी, ये सारा हमें कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। Each of these is accountable not only to the people but also to other independent officials. हर एक ऑफिस बेयरर जो है वो सिर्फ लोगों के लिए अकाउंटेबल नहीं है, वो बाकी इंडिपेंडेंट ऑफिशियल्स के लिए भी अकाउंटेबल है। आगे जैसे जैसे हम लोग इस बुक को फर्दर स्टडी करेंगे उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। Both these aspects give us fourth and final feature of democracy. A democratic government rules within the limits set by the constitutional law and citizens' rights. अब इन सब चीज़ों को पढ़ के हमें हमारा फोर्थ फीचर मिल जाता है जिसमें ये कहता है कि गवर्नमेंट सिर्फ उसी तरीके से रूल कर सकती है जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ उसे मिले हैं और सिटीजन्स के राइट्स के अकॉर्डिंग ही। वो अपनी मर्जी अपना ऑटोक्रेटिक रूल नहीं चला सकती जैसे जिम्बाब्वे में रॉबर्ट मुगाबे ने चलाया हुआ था।
तो हमने अभी तक इस चैप्टर में 4 इंपॉर्टेंट फीचर्स पढ़ लिए जो एक डेमोक्रेसी के जरूरी हैं। अब हम इसकी समरी डेफिनेशन पढ़ लेंगे। लेट्स सम अप द डिस्कशन सो फार। वी स्टार्टेड विद द सिंपल डेफिनेशन दैट द डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। हमने अपने चैप्टर की शुरुआत कैसे करी थी कि डेमोक्रेसी क्या है, विच इज इन विच द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल। हमने आगे पढ़ा कि सिर्फ यही डेफिनेशन जरूरी नहीं है। We found that this definition is not adequate unless we explained some of the key words used in it. Through a series of examples, we work out the 4 features of the democracy as a form of government. Accordingly, the democracy is a form of government in which rulers are elected by the people, take all the major decisions. Elections offer a choice and fair opportunity to the people to change the current rulers. This choice and opportunity is available to all people on an equal basis. The exercise of this choice leads to a government limited by the basic rules of the constitution and citizens' right. What is democracy के अंदर हमने इंपॉर्टेंट 4 फीचर्स पढ़े। इन 4 फीचर्स को हमने अलग अलग कंट्रीज का एग्जाम्पल देके समझा, जिसमें हमारे पास पाकिस्तान था, चाइना था, जिम्बाब्वे था, सऊदी अरेबिया, एस्टोनिया, फिजी, अलग अलग कंट्रीज के एग्जाम्पल से हमने ये 4 करे कि फाइनल डिसीजन लेने की अथॉरिटी किसके पास है, उन्हीं के पास जिसको लोग इलेक्ट करके रूलर बनाते हैं। इलेक्शंस कैसे होने चाहिए, फ्री और फेयर होने चाहिए, और उसके बाद हर एक पर्सन की जो वोट है उसकी एक ही वैल्यू होनी चाहिए, एक वोट की एक वैल्यू, ना ज़्यादा ना कम। और गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है उन्हीं राइट्स के अकॉर्डिंग कंट्री गवर्न करनी चाहिए। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट था जिसमें हमने डिस्कस किया है व्हाट इज डेमोक्रेसी। सेकेंड पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे वाई डेमोक्रेसी, मतलब कंट्री को डेमोक्रेसी की ही ज़रूरत क्यों है। तो तब तक जब तक हम नेक्स्ट पार्ट हमारा डलेगा, आप इस फर्स्ट पार्ट को पढ़ें। आपको इसमें कोई भी डाउट होगा आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सेकेंड पार्ट भी बहुत ही जल्दी आपको अवेलेबल हो जाएगा। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई हो, इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।